पेन किधर गया? सॉरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट मुझे कंफर्म कीजिएगा मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? कोई कंफर्म करे जी, मेरी आवाज़ आ रही है? जी अनस। जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। ओके, क्लोज करो। अच्छा जी, प्रीवियस लेक्चर में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के बारे में पढ़ा कि वो क्या होते हैं, फिर हमने डिफरेंट जो एलिमेंट हैं ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनके ऊपर जो डिफरेंट ट्रांजैक्शन साइकिल्स हैं उनके ऊपर हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल देखा कि कौन कौन से होते हैं, लगाए जाते हैं, ऑडिटर लगाता है, जिसकी बेस ऑब्वियसली रिस्क हैं, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव हैं और कंट्रोल्स हैं, तो उन्हीं को फिर ऑडिटर जो है वो टेस्ट करता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल के ज़रिए। 7 चैप्टर जो है ये बेसिकली सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स का है। अब आगे जो 4-5 चैप्टर्स हैं वो सारे सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के हैं। ठीक है, ये इंट्रो का है। मतलब इंट्रो से मुराद ये कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर का इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद फिर प्रॉपर्टी नॉन करंट एसेट के, करंट एसेट के, इसी तरह करंट लायबिलिटीज़ के, तो आगे सब्सटेंटिव प्रोसीजर चल पड़े हैं जो कि चैप्टर वाइज आगे बताए गए हैं। तो हम पीछे ये पढ़ के आए हैं कि गो के मॉडर्न ऑडिटिंग जो है वो सारी की सारी हो गई है सिस्टम बेस्ड, रिस्क असेसमेंट की बेस के ऊपर वो सिस्टम बेस्ड ऑडिटिंग हो गई है। लेकिन फिर भी किसी ना किसी हद तक हमें जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाने जो हैं वो मस्ट होते हैं, ज़रूरी होते हैं। ठीक है, मास वाई वहाँ पर जहाँ हम समझते हैं कि सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है और उसका कोई सब्सिक्वेंट एविडेंस अवेलेबल नहीं होगा, तो जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं, तो उसका एविडेंस जो है वो सिस्टम के अंदर ही हो सकता है। तो कोई मनी ट्रेल, कोई ट्रांजैक्शन ट्रेल उसका अवेलेबल नहीं होता आमतौर पर। लेकिन जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स हैं वो वहाँ लगाए जाते हैं जहाँ पर ट्रांजैक्शन ट्रेल अवेलेबल होता है। सिस्टम चाहे जितने भी स्ट्रॉन्ग हों, यानी कंट्रोल रिस्क जितना भी मिनिमम हो, सब्सटेंटिव प्रोसीजर का एक मिनिमम क्वांटिटी ज़रूर अप्लाई की जाती है। आगे चलो जी। तो उसने बताया हुआ है, हम जगह जगह पढ़ रहे हैं, नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर, नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर। द नेचर ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर, इससे क्या मुराद है? कहता है जी पिछले चैप्टर में हमने कंट्रोल्स को एवेलुएट किया, सिस्टम्स को। इन अकॉर्डेंस विद IS 330 द ऑडिटर विल आल्सो डू सम सब्सटेंटिव टेस्टिंग। ठीक है, 315 के अंदर रिस्क असेसमेंट हुई और 330 के अंदर उस रिस्क असेसमेंट की बेस के ऊपर हमने रिस्पांस डिसाइड किया। जो रिस्पांस हमारा किस शक्ल में मौजूद है, वो हमारा रिस्पांस जो है वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर की शक्ल में हमारे सामने आएगा। तो इसलिए वो कह रहा है कि 330 के मुताबिक ऑडिटर ने सब्सटेंटिव टेस्टिंग करनी है। He may decide as a result of his risk assessment to adopt a systematic systems-based audit approach to the audit. On the other hand, his assessment may lead him to adopt a transaction। ये हम पढ़ के हैं पीछे, वो जो हमने वो एक चार्ट सा बनाया था जिसमें एक तरफ कंट्रोल बेहतर थे तो हम सिस्टम बेस पे चले गए थे, कंट्रोल बेहतर नहीं थे तो हम डायरेक्ट सब्सटेंटिव टेस्टिंग पे चले गए थे। ठीक है, जो कि होली सब्सटेंटिव अप्रोच कहलाएगी। नो मैटर, अब मैंने यही बात आपको समझाई है शुरू में कि नो मैटर के सिस्टम कितने स्ट्रॉन्ग हैं, मिनिमम लेवल की सब्सटेंटिव टेस्टिंग करनी ही पड़ती है। ठीक है, नो मैटर विच अप्रोच ही टेक्स, सिस्टम बेस्ड और ट्रांजैक्शन बेस्ड, ही विल डू सम सब्सटेंटिव टेस्टिंग। ठीक है जी, कि इन एनी केस हमें सिर्फ फ़र्क क्या होता है कि जहाँ सिस्टम बहुत अच्छे हैं वहाँ एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव टेस्टिंग बढ़ जाती है, जहाँ सिस्टम वीक हैं
वहाँ पर एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव टेस्टिंग जो है वो उतनी ही कम हो जाती है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर और ऑर्डर प्रोसीजर, उसकी डेफिनेशन क्या है? टू डिटेक्ट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंस, ये ज़ाहिर है टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी ऑडिटर्स का ही काम है, तो वहाँ पर उसने कंट्रोल्स के ऊपर टेस्ट लगाने हैं और यहाँ पर उसने क्या करना है, सब्सटेंटिव जो प्रोसीजर है उसके ऊपर उसने टेस्ट लगाने हैं। एंड प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट इन द फिगर्स, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। मिस स्टेटमेंट कहाँ हो सकती है? फिगर में हो सकती है, फिगर ओवर अंडर स्टेट हो सकती है, फिगर की जो मिस स्टेटमेंट होगी वो ओवर अंडर स्टेट हो सकती है, और अगर मैं कोई फिगर ओमिट करता हूँ, लाइक कोई प्रोविजन करने वाली मैं नहीं करता, वो भी फिगर ही की मिस स्टेटमेंट कहलाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास आप यूँ समझ लें कि प्रेजेंटेशन गलत हो सकती है, ठीक है, वो भी क्या है? वो भी मिस स्टेटमेंट है। डिस्क्लोजर गलत हो सकता है, वो भी क्या है? वो भी मिस स्टेटमेंट है। ठीक है, तो कहता है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फिगर, प्रेजेंटेशन और उसके डिस्क्लोजर के अंदर अगर गलती हुई है तो वो क्या कहलाती है? वो बेसिकली मिस स्टेटमेंट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर कहलाती है, सॉरी मिस स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाती है। कहता है जी ये जो वाले जो प्रोसीजर होते हैं, दे आर डिजाइन टू जनरेट एविडेंस अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शन। हम पढ़ के आए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शन क्या होती हैं। कोई फिगर, किसी फिगर या किसी डिस्क्लोजर या किसी प्रेजेंटेशन के ट्रू एंड फेयर होने के लिए उसके अंदर कंप्लीटनेस होना ज़रूरी है, उसकी मेजरमेंट सही होना ज़रूरी है, उसकी वैल्यूएशन सही होना ज़रूरी है, ठीक है, उसकी प्रेजेंटेशन सही होना ज़रूरी है, उसका डिस्क्लोजर सही होना ज़रूरी है। ठीक है, इसी तरह उसकी एग्जिस्टेंस होना ज़रूरी है अगर वो एसेट है, अगर वो लायबिलिटी है तो उसका ऑब्लिगेशन होना ज़रूरी है। तो ये तमाम की तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस हैं। हम जिस आइटम को वेरीफाई कर रहे होते हैं उसके अंदर, हर आइटम के अंदर सारी असर्शन मौजूद नहीं होती। ठीक है, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर की असर्शन शायद हर जगह होती है कि कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे डिस्क्लोज करना है, लेकिन इसके अलावा जो बाकी हमारे पास फिगर्स होते हैं उनके अंदर, हर फिगर के अंदर हर असर्शन नहीं हो सकती। मैं क्यों कि ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप एसेट वेरीफाई कर रहे हैं तो उसके अंदर एग्जिस्टेंस की असर्शन होगी एज फार एज एसेट इज कंसर्न, शायद उसके अंदर ऑब्लिगेशन की असर्शन नहीं होगी, क्योंकि ऑब्लिगेशन एक लायबिलिटी की असर्शन होती है। ठीक है, इसी तरह कंप्लीटनेस की जो असर्शन है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी होगी, डिस्क्लोजर में भी होगी, प्रेजेंटेशन में भी होगी, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दोनों जो पार्ट हैं यानी कंप्रीहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, दोनों में मौजूद होगी। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि दे आर डिजाइन टू जनरेट एविडेंस अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शन। सब्सटेंटिव प्रोसीजर का काम क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उन्हें वेरीफाई करना। नंबर 2, दे इंक्लूड, अब उसमें होता क्या है, मैंने आपको ये बात बहुत पहले सिखा दी है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स ऑन ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंसेस एंड डॉक्यूमेंट्स एंड एनालिटिकल प्रोसीजर। ठीक है, यानी सब्सटेंटिव प्रोसीजर जो है टेस्ट ऑफ डिटेल्स भी हो सकते हैं और एनालिटिकल प्रोसीजर भी हो सकते हैं। यानी सब्सटेंटिव प्रोसीजर दो तरह के हो सकते हैं, ये उसकी टाइप बताई हुई है। शीट निकालो जरा। मैंने आपको ये चार्ट बनवाया हुआ है बहुत शुरू में, ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है, हम कहते हैं कि जी ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होते हैं, प्रोसीजर्स, ठीक है, ये आ, ये फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं। ठीक है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर आगे दो टाइप्स के हो सकते हैं, बल्कि तीन टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, एक को हम बोलते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल, दूसरों को हम बोलते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स, और तीसरों को हम बोलते हैं स्पेसिफिक प्रोसीजर्स। ठीक है, टेस्ट ऑफ डिटेल आगे दो तरह के हो सकते हैं। ठीक है,
एक को हम कहते हैं अपना, सॉरी यहाँ मैं गलत लिख गया, यहाँ लिखना था हमने, ये पढ़ रहे हैं ना हम लोग, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, ठीक है। ये अब दो तरह के हो सकते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, ठीक है, और एनालिटिकल प्रोसीजर, ठीक है जी। ये असेसमेंट प्रोसीजर जो हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर भी एक टाइप के रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स हैं। तो बेसिकली हम इस वक्त इस एरिया के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ये वाला जो है, ये वाला, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं। ये स्पेसिफिक प्रोसीजर किसी स्टैंडर्ड की जो स्पेसिफिक बातें हैं, लाइक ओपनिंग बैलेंसेस कैसे वेरीफाई करने हैं तो जो वो स्टैंडर्ड बताएगा उसके मुताबिक करेंगे, स्टॉक टेक कैसे करना है स्टैंडर्ड बताएगा तो करेंगे, ठीक है। वो स्पेसिफिक प्रोसीजर हो सकते हैं। लेकिन जनरली स्पीकिंग जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर है वो टेस्ट ऑफ डिटेल्स हो सकते हैं और एनालिटिकल प्रोसीजर्स हो सकते हैं। चलें जी, ये चार्ट आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। ये उसने बताया कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर जो हैं ये किस लिए लगाए जाते हैं, टू वेरीफाई द फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शन रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर एंड फिगर्स, ठीक है। ये कितनी तरह के हो सकते हैं, ये 2 टाइप के हो सकते हैं। आगे चलो जी, जिसको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है वो फारग है, ओके। अब कहता है आल्सो 330 रिक्वायर्स दैट वट एवर लेवल ऑफ, अब वो 330 ने 330 के मुताबिक हम रिस्पॉन्स डिसाइड करते हैं ना, तो 330 ने एक मिनिमम क्राइटेरिया बता दिया। उसने कहा जी कंट्रोल जैसे मर्जी हैं, रिस्क बेस्ड अप्रोच आप यूज़ करें, सब्सटेंटिव प्रोसीजर कितने लगाने हैं नहीं लगाने, कुछ सब्सटेंटिव प्रोसीजर आपने इन एनी केस लगाने ही लगाने हैं, ठीक है। ये मस्ट हैं। वो कौन कौन से हैं, कहता है एग्री और रिकंसाइल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द अंडरलाइंग रिकॉर्ड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रायल के साथ और ट्रायल को बुक्स के साथ आपने रिकंसाइल करना है, ठीक है। नंबर 2, एग्जामिन मटेरियल जर्नल एंट्री, जो मटेरियल जर्नल एंट्रीज हैं उनको जरूर आपने देखना है। एंड नंबर 3, एग्जामिन अदर एडजस्टमेंट मेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ईयर एंड एडजस्टमेंट जो आप करते हैं उनको भी आपने क्या करना है, आपने डेफिनेटली एग्जामिन करना है, ठीक है। तो ये काम मस्ट करना है। ये क्या है, दीज आर मस्ट, इसको इस तरह याद रखिएगा, ठीक है। मस्ट सब्सटेंटिव प्रोसीजर, मस्त नहीं भाई, मस्ट सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, ठीक है जी। एग्जाम टेक्निक, एग्जाम में क्या होता है, वो कहता है जी आपको किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर सब्सटेंटिव प्रोसीजर डिजाइन करने के लिए वो कहता है द फॉलोइंग चैप्टर डिस्क्राइब अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर दैट एन ऑडिटर माइट कैरी आउट in your exam you might be asked to suggest what substantive procedure ought to be carried out in a particular solution situation, ठीक है। ये सिनेरियो दिया होगा और आपसे पूछा जाएगा भाई इस सिनेरियो में बताएं क्या सब्सटेंटिव प्रोसीजर आपने लगाने हैं। वो ऐसे लिखेगा सवाल, यू आर एन ऑडिट इन चार्ज ऑफ ए ऑडिट फॉर द सो एंड सो, यू फाइंड द फॉलोइंग सिचुएशन, व्हाट सब्सटेंटिव प्रोसीजर यू विल अप्लाई, ठीक है जी। each accounting system and business is different, and substantive procedure that might be appropriate in one situation would be inappropriate in other business. That depends upon किस तरह का रिकॉर्ड है। मतलब एक जगह पे मैनुअल रिकॉर्ड है तो उसके ऊपर सब्सटेंटिव प्रोसीजर मैनुअली लगेंगे, एक जगह पे कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड है तो उसके ऊपर सब्सटेंटिव प्रोसीजर थ्रू कंप्यूटर लगेंगे, ठीक है। व्हाट यू नीड टू बी एबल to do in the examination is apply general principles of substantive testing to the particular system or business described in the, तो आपने जैसे हमने वो पीछे टेस्ट ऑफ कंट्रोल में पढ़ा है यहाँ पर भी कि आपने अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग जो है वो एग्जाम सिचुएशन के ऊपर अप्लाई करनी है, ओके। तो कहता है जी आपने अपने आप से सिनेरियो का आंसर जो है वो बनाते वक्त आपने क्या करना है, आपने अपने आप से 2-3 बातें पूछनी है। पहली बात, व्हाट एम आई बीइंग आस्क्ड टू टेस्ट, मुझे क्या टेस्ट करने के लिए कहा गया है। ये बेसिकली बात कर रहा है असर्शन की कि आपको कौन सी असर्शन वेरीफाई करने के लिए कहा गया है, यानी आपका ऑडिट ऑब्जेक्टिव क्या है
वो वहाँ जैसे कंट्रोल ऑब्जेक्टिव था ना कि कंट्रोल बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था, यहाँ पर ऑडिट ऑब्जेक्टिव है कि आप किस चीज़ को ऑडिट करना चाहते हैं, ऑडिट के अंदर क्या काम करना आप चाह रहे हैं। तो ये बेसिकली कैलर जी अपने आप से पूछें। उसके अंदर मसलन ये पूछना इसलिए ज़रूरी है कि डिफरेंट असर्शंस की वेरिफिकेशन के लिए डिफरेंट प्रोसीजर लगाए जाएंगे, ठीक है। लाइक अगर वो ये कहता है कि जी आप एक्यूरेसी की असर्शन जो है वो कंफर्म करना चाह रहे हैं, कंप्लीटनेस की असर्शन कंफर्म करना चाह रहे हैं, अकरेंस की असर्शन कंफर्म करना चाह रहे हैं, तो बेसिकली जब हम अकरेंस की असर्शन कंफर्म करना चाह रहे हैं तो दरअसल हम ओवर स्टेटमेंट को वेरीफाई करने जा रहे होते हैं कि कहीं ओवर स्टेटमेंट तो नहीं है। और जब हम कंप्लीटनेस की असर्शन वेरीफाई करने चाह रहे होते हैं तो एक्चुअली हम उस वक्त अंडर स्टेटमेंट को वेरीफाई करने जा रहे होते हैं कि कोई अंडर स्टेटमेंट तो नहीं है। तो अल्टीमेटली हमने अपने आप से ये पूछना है कि भाई मुझे ओवर स्टेटमेंट देखनी है या मुझे अंडर स्टेटमेंट देखनी है, ठीक है। ओवर स्टेटमेंट देखनी होगी तो दरअसल आप अकरेंस की असर्शन को कंफर्म कर रहे होंगे, अगर अंडर स्टेटमेंट देखनी है तो आप कंप्लीटनेस की असर्शन को वेरीफाई कर रहे होंगे, ऐसे कह लें या इसके उलट बात कर लें। कंप्लीटनेस अगर आपने देखनी हो तो अंडर स्टेटमेंट जो है कंप्लीटनेस की असर्शन की जब आप कंफर्मेशन करते हैं तो दरअसल आप अंडर स्टेटमेंट को वेरीफाई कर रहे हैं कि कहीं अंडर स्टेटमेंट तो नहीं है। और अकरेंस की असर्शन जब आप देखते हैं तो फिर आप दरअसल ओवर स्टेटमेंट की असर्शन को वेरीफाई कर रहे होते हैं कि कोई ओवर स्टेटमेंट तो नहीं है, ठीक है। आगे चलो जी। वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ एन आइटम, फॉर एग्जांपल द वैल्यूएशन ऑफ एन एसेट, या आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को, वैल्यूएशन को या मेजरमेंट को आप वेरीफाई करना चाह रहे हैं, तो दरअसल दिस इज द ऑब्जेक्टिव विच डिफाइन कि आपका ऑडिट प्रोसीजर क्या होगा। सो यू नीड टू एवेल्युएट इन दैट सिचुएशन कि जी इस सिनेरियो में मुझे क्या करने के लिए, क्या वेरीफाई करने के लिए कहा गया है, वो क्या होगा, वो बेसिकली असर्शन होगी, ठीक है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जी जब आप अल्टीमेटली डिफरेंट असर्शन वेरीफाई करते हैं तो आप डिफरेंट प्रोसीजर लगाते हैं। दूसरी बात वो कहता है हाउ डज द सिस्टम ऑपरेट, ये गाइडलाइन है, अभी ये याद करने वाली बातें नहीं है कि हाउ डज एंड व्हाट डॉक्यूमेंट। जाहिर है आपने जब किसी चीज को वेरीफाई करना है तो जो सिस्टम के अंदर अवेलेबल फैक्ट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हीं से आप वेरीफाई कर सकते हैं ना। तो आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। मसलन एक जगह परचेज ऑर्डर बनता ही नहीं है, ठीक है, तो आप कहें जी मैं इस ट्रांजैक्शन का परचेज ऑर्डर चेक करूंगा, ठीक है जी, कि क्या वो परचेजेस पूरी रिकॉर्ड हुई हुई हैं। भाई वहां परचेज ऑर्डर बनता ही नहीं तो तुम ये प्रोसीजर कैसे लगा सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप कौन से डॉक्यूमेंट आपको अवेलेबल हैं और आपका सिस्टम जो है वो किस तरह से ऑपरेट कर रहा है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपने कौन से सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाने हैं। व्हाट स्पेशल टेस्ट आर यूज फॉर दिस एरिया, कोई स्पेशल टेस्ट उस एरिया के लिए हैं तो वो आप कौन से टेस्ट यूज करेंगे। एंड व्हाट टेस्ट कैन आई थिंक ऑफ, और इसके अलावा स्पेशल टेस्ट के अलावा मैं और कौन से टेस्ट जो है वो सोच सकता हूं। यूज ऑफ ऑडिट सॉफ्टवेयर, हम पीछे पढ़ के आए हैं टेस्ट डाटा और यूज ऑफ ऑडिट सॉफ्टवेयर। टेस्ट डाटा जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उसकी वेरिफिकेशन के लिए यूज किया करता है ऑडिटर, ठीक है, दैट इज अ टूल टू अप्लाई टेस्ट ऑफ कंट्रोल। लेकिन ये जो यूज ऑफ ऑडिट सॉफ्टवेयर है ये दरअसल इज अ टूल टू अप्लाई सब्सटेंटिव प्रोसीजर। कहता है ऑडिट सॉफ्टवेयर इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम यूज बाय द ऑडिटर to extract information from a computer based information system for use in the audit. The main types of audit software include, कहता है जी ये main type of audit software क्या है, interrogation program to assess the client's files and records and extract data for auditing, कि आपने कोई चीज इंटेरोगेट करनी हो तो ये सॉफ्टवेयर जो है आपको क्लाइंट सिस्टम के साथ आप अटैच करते हैं, वो उनको सेस करते हैं और आपकी जो जो इंटेरोगेट आप करना चाह रहे हैं वो आपको बात पता चल जाती है। इंटरेक्टिव सॉर्ट फॉर यूज इन इंटेरोगेशन ऑफ ए नॉन लाइन आईटी ऑफ ऑनलाइन आईटी सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर, जैसे कि नाम से ज़ाहिर इंटरेक्टिव मीन ऑनलाइन, अगर कोई सिस्टम है तो उससे आप सब्सटेंटिव टेस्टिंग कर रहे हैं। रेजिडेंट कोड और एम्बेडेड सॉफ्टवेयर टू मॉनिटर एंड रिव्यू ट्रांजैक्शन as they are being processed by the client programs,
दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटी। आपको सवाल पूछ सकता है कि व्हाट इज मेंट बाय एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटी। ये क्लाइंट के सॉफ्टवेयर के साथ अटैच करके आप किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को रिव्यू कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑडिट सॉफ्टवेयर किस किस तरह से काम कर सकते हैं। आगे चलो जी। ऑडिट सॉफ्टवेयर इज कंप्यूटर प्रोग्राम यूज बाय, ये उसने रिपीट कर दिया जी, ये काट दीजिएगा, सॉरी ये रिपीट हो गया यहाँ, ठीक है, ये पिछले पेज का ही रिपीट हो गया। ऑडिट सॉफ्टवेयर इज यूज टू एक्सट्रैक्ट एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन in the entities IT system for use in audit work. Here are some examples. ठीक है, कहते हैं जी अकाउंट एनालिसिस आप कर सकते हैं, आप कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज कर सकते हैं, आप डेटर कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं, आप क्रेडिटर पेमेंट पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं, आप एजिंग कर सकते हैं डेटर्स की, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप उस सिस्टम के अंदर रह के कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल को आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है जी। आगे चलो, ये सारी दूसरी एग्जाम्पल भी आप लोगों ने देखनी है, इसको पढ़ना है आपने। एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटी के ऊपर अब वो बात कर रहा है जरा डिटेल से। एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटी में आल्सो बी कॉल्ड रेजिडेंट ऑडिट सॉफ्टवेयर। इसका अल्टरनेटिव नेम क्या है? रेजिडेंट ऑडिट सॉफ्टवेयर, ठीक है, या हम इसको क्या कहते हैं? एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटी और एन इंटीग्रेटेड ऑडिट मॉड्यूल। इसके तीन नाम हो गए, एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटी, रेजिडेंट ऑडिट सॉफ्टवेयर और इंटीग्रेटेड ऑडिट मॉड्यूल। It is audit software that is built into the client's IT system either temporarily or permanently. ठीक है, ये हम उसके सिस्टम के अंदर एक सॉफ्टवेयर अटैच कर देते हैं जो परमानेंटली ऑडिटर को रिपोर्टिंग होती रहती है, या वो आप टेम्परेरी जब ऑडिट के लिए जाते हैं तो तब करते हैं। द पर्पज ऑफ एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटी इज टू अलाउ द ऑडिट टू कैरी आउट टेस्ट एट द टाइम ऑफ द ट्रांजैक्शन आर बीइंग प्रोसेस्ड। रियल टाइम के अंदर मैंने आपको बताया कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जिनका बाद में ऑडिट ट्रेल नहीं मिलता, तो ऐसी ट्रांजैक्शन खासकर उनको वेरीफाई करने के लिए ये एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटी जो है वो यूज की जाती है, क्योंकि ये रियल टाइम में वेरिफिकेशन हो रही होती है। ठीक है जी। दिस कैन बी वेरी यूजफुल फॉर द ऑडिट ऑफ ऑनलाइन सिस्टम वेयर डाटा इज कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस्ड एंड मास्टर फाइल्स आर बीइंग कॉन्टिन्यूसली अपडेटेड। ठीक है, वहां ये यूजफुल हो सकता है। इट इज डिफिकल्ट इफ नॉट इम्पॉसिबल फॉर द सिस्टम टू प्रोवाइड सेटिस्फैक्ट्री ऑडिट ट्रेल, जहां ऑडिट ट्रेल कम से कम या अवेलेबल नहीं है या बहुत मुश्किल से अवेलेबल है, वहां पर भी ये यूजफुल हो सकती है। An embedded order facility may also print out details of the transaction it has monitored or a copy of them to a computer file so that the auditor can study the transaction. इनकी कॉपी भी हो सकती है, प्रिंट आउट भी वो ट्रांजैक्शन हो सकती हैं। आगे चलो। ओके, प्रॉब्लम इज यूजिंग ऑडिट सॉफ्टवेयर। भाई बहुत बड़ा मसला टेक्नोलॉजी का है, कंपैटिबिलिटी का है, कॉस्ट का है, ट्रेनिंग का है। ठीक है, कंपैटिबिलिटी से मुराद कि मेरा जो सॉफ्टवेयर होगा, मेरा लैपटॉप में जो सॉफ्टवेयर है वो मुमकिन है क्लाइंट सिस्टम उसे सपोर्ट ही ना कर रहा हो, ये हम थोड़ा सा हमारा कंप्यूटर मतलब कंपैटिबल ना हो तो ये इधर चलेगा ही नहीं। ठीक है, यू नीड टू हैव सर्टेन प्रोग्राम्स अपडेटेड एंड ऑल दैट, so that includes the cost, not only cost of software, it also includes the cost of hardware, and the other thing is continuously training। आप स्टाफ को आज ट्रेन कर देंगे, लेकिन आपको महीने 2 महीने 4 महीने बाद फिर ट्रेनिंग की जरूरत पड़ जाएगी। तो अल्टीमेटली ये इसकी लिमिटेशन हैं। इसे प्रॉब्लम्स विद ऑडिट सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, या लिमिटेशन ऑफ ऑडिट सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, डिसएडवांटेज ऑफ ऑडिट सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, इसे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर, जेंटलमैन ये जो कॉन्सेप्ट है कि आगे चलना जरा, पीछे जाओ। ये जो एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटी है, कंप्यूटर का यूज जो है ना ऑडिट में दो तरह से यूज होता है। ठीक है, एक अप्रोच को कहते हैं ऑडिटिंग थ्रू द कंप्यूटर। ठीक है, ये जो एम्बेडेड ऑडिट सॉफ्टवेयर हैं ये बेसिकली ऑडिटिंग थ्रू द कंप्यूटर है, उसे लिखना चाहिए था थ्रू द कंप्यूटर। और दूसरा है ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर। ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर वो टेक्निक है जहां पर आप सब्सटेंटिव टेस्टिंग
सर को मसला हो गया, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मुझे तो नहीं आ रही, शायद किसी और से पूछ लें। मेरी आ रही है? जी सर, अभी आई है, अभी आई है, चलो। पीछे नहीं आई। अच्छा, मैं रिपीट करता हूँ, चलो, थैंक यू सर। म्यूट कर दो। अच्छा जी, मैं बता ये रहा था कि कंप्यूटर सब्सटेंटिव टेस्टिंग में दो तरह से यूज होता है। एक को हम कहते हैं ऑडिटिंग थ्रू द कंप्यूटर, और एक को हम कहते हैं ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर। ये जो एम्बेडेड फैसिलिटी है जिसमें ऑडिट सॉफ्टवेयर जो है वो यूज किया जाता है, उसे हम कहते हैं ऑडिटिंग थ्रू द कंप्यूटर। ठीक है, कि कंप्यूटर के अंदर बैठ के हम ऑडिटिंग कर रहे होते हैं सिस्टम के अंदर, क्लाइंट के। और दूसरी जो टेक्निक है वो है ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर, यानी इस तरह से भी जो है वो कंप्यूटर यूज़ किया जा सकता है इसके अंदर, ऑडिट के अंदर। यानी मतलब किसी ऑफिस के अंदर कंप्यूटर यूज़ हो रहे हैं, इंडिविजुअल डेस्कटॉप हैं या छोटी मोटी नेटवर्किंग भी है, वहाँ से आप डाटा लेके वेरिफिकेशंस कर रहे हैं, चीज़ों को आगे चला रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी? वो बेसिकली ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर कहलाएगी। लेकिन जब आप ऑडिट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं या एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटी यूज़ करते हैं तो उसे हम ऑडिटिंग थ्रू द कंप्यूटर कहते हैं। एन अल्टरनेटिव टू यूज़ द ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर टू कैरी आउट चेक्स within the client IT system, and an auditor may choose to audit around the computer। ठीक है जी, with auditing around the computer, the client's internal software is not audited। उसका सॉफ्टवेयर हम ऑडिट नहीं कर रहे होते, जबकि एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटी के अंदर हमारा जो सॉफ्टवेयर है, हमारा सॉफ्टवेयर हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली क्या कर रहा होता है? वो अल्टीमेटली ये ज़रूर देख रहा होता है कि जी क्लाइंट के अंदर कैसे ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग हो रही है, वो उसको हम ऑडिटिंग थ्रू द कंप्यूटर कहेंगे। और अराउंड द कंप्यूटर के अंदर हम सिर्फ ये देखते हैं, द ऑडिटर लुक्स एट इनपुट टू द सिस्टम, कि जो उसे इनपुट दी जा रही है वो ठीक है, उससे जो आउटपुट निकल रही है वो ठीक है, हाउ ट्रांजैक्शन इज प्रोसेस्ड इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। लेकिन ऑडिट सॉफ्टवेयर यानी ऑडिटिंग थ्रू द कंप्यूटर यानी एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटी के अंदर हम उसकी प्रोसेसिंग के ऊपर बेसिकली हमारा कंट्रोल होता है। ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर हैज ग्रेटर ऑडिट रिस्क देन ऑडिटिंग ऑडिटिंग ऑफ द क्लाइंट्स इंटरनल सॉफ्टवेयर। ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर जो है इस वाली टेक्निक के अंदर कहता है जी ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि आप ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग को नहीं मॉनिटर कर रहे होते, आप उसकी इनपुट और आउटपुट को देख रहे होते हैं, क्या आउटकम निकला वो देख रहे हैं, किस तरह ये काम हुआ ये आप नहीं देख रहे होते। ठीक है जी, ओके। कहते हैं क्यों ऐसा क्यों है, उसने बता दिया, इफ द एक्चुअल फाइल्स और प्रोग्राम्स आर नॉट टेस्टेड देयर विल बी नो ऑडिट एविडेंस दैट द प्रोग्राम्स आर फंक्शनिंग प्रॉपरली। अगर मैं उन ऑडिटिंग थ्रू द कंप्यूटर नहीं करता, एक्चुअल डाटा को मैं जो वेरीफाई नहीं करता, तो उसका मतलब मैं ये वेरीफाई नहीं कर रहा कि ये प्रॉपरली फंक्शन कर रही हैं फाइल्स या नहीं कर रही। वेयर द ऑडिटर फाइंड discrepancies between the input to the system and the output from the system, there is no way of finding out how the discrepancy, जब मैं इनपुट और आउटपुट के अंदर डिस्क्रिपेंसी देखता हूं तो मुझे ये नहीं पता, मुझे डिस्क्रिपेंसी का तो पता चल गया लेकिन उसकी वजह का पता नहीं चल रहा होता। वजह का पता तभी चलेगा जब मैं ऑडिटिंग थ्रू द कंप्यूटर करूंगा, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर फैसिलिटी यूज करूंगा। तो ये वो कह रहा है कि जी ये दो वजूहत हैं जिनकी वजह से हम कहते हैं कि ऑडिटिंग रिस्क है, ज्यादा रिस्क है ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर के अंदर। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग ऑडिट एविडेंस फॉर सब्सटेंटिव टेस्टिंग। अब हम वो कंप्यूटर का यूज जो है ऑडिटिंग के अंदर वो दो तरह से है, ऑडिटिंग थ्रू द कंप्यूटर एंड ऑडिटिंग ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आ जाते हैं सब्सटेंटिव टेस्टिंग की टेक्निक्स के ऊपर, या मेथड ऑफ सब्सटेंटिव टेस्टिंग है। क्या लिखा हुआ है? मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस फॉर सब्सटेंटिव टेस्टिंग, टेक्निक्स फॉर सब्सटेंटिव टेस्टिंग। कहता है जी वो कौन से तरीके हैं जिनके जरिए हम ऑडिट एविडेंस लेते हैं सब्सटेंटिव। नंबर वन, इंस्पेक्शन
ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी, कंफर्मेशन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एनालिटिकल प्रोसीजर। एक्सप्लेन करना है जी मुझे इन्हें। इंस्पेक्शन का मतलब होता है किए हुए काम को देखना। रिकॉन्सिलेशन बनी हुई है, वो फाइलें में लगी हुई है, आप वो निकालते हैं और आप उसे उस रिकॉन्सिलेशन को देखते हैं, दिस इज कॉल्ड इंस्पेक्शन। ऑब्जर्वेशन, टू लुक एट ए प्रोसेस। क्लाइंट का स्टाफ जो है वो ये रेंट के ऊपर स्टॉक टेक करता है, ठीक है, तो आप वहां पर उनको ज्वाइन करते हैं और वो स्टॉक टेक आप ऑब्जर्व करते हैं, और जहां आपका दिल करता है आप टेस्ट काउंट मार लेते हैं, उन्हें को ठहर जो भाई ये मैंने खुद गिनना है। तो ये जो आपका उन्हें ऑब्जर्व करना है, दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। लोग रिकॉन्सिलेशन बना रहे हैं, आप वहां क्लाइंट ऑफिस विजिट करें, देखें क्या प्रोसीजर है, कौन किसको डाटा देता है, ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। मशीन लग रही है, आप उसे देख रहे हैं, ये ऑब्जर्वेशन है। लगी हुई मशीन को जाके बाद में आपने वेरीफाई किया है, तो वो क्या है, वो इंस्पेक्शन है। इंक्वायरी का मतलब क्या होता है, टू आस्क एनी इंफॉर्मेशन, आस्किंग क्वेश्चन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय आस्किंग क्वेश्चन। एविडेंस ऐसे भी हो सकते हैं, टू आस्क इंफॉर्मेशन फ्रॉम समवन इनसाइड द एंटिटी एंड आउटसाइड द एंटिटी। कंफर्मेशन क्या होता है, हो सकता है, ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंक्वायरी होती है। कंफर्मेशन भी इंक्वायरी ही होती है, लेकिन इसके अंदर आप इंक्वायरी किस चीज की कर रहे हैं, इस चीज की कर रहे हैं कि भाई क्या ये सही है, ठीक है, कि भाई ये फलां पार्टी का इतना बैलेंस है, क्या ये ठीक है। तो ये भी एक इंक्वायरी है, आप कुछ इंफॉर्मेशन बता के उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी, वो आपकी कहलाएगी कंफर्मेशन। और अगर आप वैसे ही किसी से कोई बुला के उसको कोई बात पूछते हैं, लेटर लिख के पूछते हैं, तो वो दरअसल क्या होगी, वो इंक्वायरी कहलाएगी। तो इन दोनों के अंदर बहुत माइन्यूट सा फर्क है। रिकैलकुलेशन, अब बनी हुई रिकॉन्सिलेशन है, कैलकुलेट हुई हुई है, आपको डाउट हो रहा है कि यार कोई इसके अंदर कॉस्टिंग में गड़बड़ है, आप उसकी कॉस्टिंग दोबारा चेक करके देख लें, वो क्या कहलाएगी, वो रिकैलकुलेशन कहलाएगी। रीपरफॉर्मेंस, आप कहें जी बनी हुई रिकॉन्सिलेशन एक साइड पे कर दो, मुझे 2 अनप्रेजेंटेड चेक्स आप खुद निकालें, अनकलेक्टेड खुद निकालें, ठीक है, एंट्रीज निकालें जो बैंक ने गलत की हुई हैं, जो हमने गलत की हुई हैं, उसको करेक्ट करें, करेक्ट करने के बाद खुद रिकॉन्सिलेशन बनाएं, तो वो क्या कहलाएगा, दैट विल बी कॉल्ड रीपरफॉर्मेंस, ठीक है। उसके बाद क्या है, एनालिटिकल प्रोसीजर, दीज आर डिस्क्राइब्ड इन मोर डिटेल लेटर इन दिस चैप्टर। एनालिटिकल प्रोसीजर भी एक टेक्निक है, वो उसके ऊपर पूरा एक स्टैंडर्ड है जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। यहाँ अभी मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ कि एनालिसिस ऑफ रेशियोज एंड ट्रेंड्स इज कॉल्ड एनालिटिकल प्रोसीजर। यहाँ लिख लें ताकि आपको पता हो कि ये क्या है, एनालिसिस ऑफ ratios and trends is called एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ठीक है। डिटेल जाके पूरा एक स्टैंडर्ड है, वो फिर हम डिस्कस करेंगे अभी इसी चैप्टर के आखिर में जाएंगे। चलें जी, ये उसने एक एग्जांपल दी हुई है, इस एग्जांपल को, पिछली एग्जांपल को वो कंटिन्यू कर रहा है। वो क्या कहा जी, इंस्पेक्शन, हम इसी सिनेरियो के अंदर ट्रेस आइटम फ्रॉम द ईयर एंड इन्वेंट्री शेड्यूल टू द एक्चुअल गुड्स, ये आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि जी कोई इन्वेंट्री शेड्यूल से लेके एक इन्वेंट्री उसे एक्चुअल गुड्स के साथ क्रॉस करेंगे, तो ये इंस्पेक्शन कहलाएगी। ऑब्जर्वेशन है, काउंटिंग ऑफ द इन्वेंट्री ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर टू गेन एविडेंस एज टू एक्यूरेसी, तो ये क्या है, ये ऑब्जर्वेशन हो जाएगी। इंक्वायरी मैनेजमेंट एज टू नीड ऑफ फॉर ईयर एंड इन्वेंट्री प्रोविजन, मैनेजमेंट से ये पूछना कि कोई एंट्री एब्सोल्यूट तो नहीं है और हमने उसकी प्रोविजन तो नहीं करनी। ऑफ कंफर्मेशन, राइट टू थर्ड पार्टीज हु द क्लाइंट सेज होल्ड गुड्स, ठीक है, थर्ड पार्टी को आप पूछें कि जी क्या ये क्लाइंट कह रहा है कि जी उनका स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है, तो इज इट ट्रू, आपके पास कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है उनका। इसी तरह रिकैलकुलेशन है कि जी आप, मैंने बताया कि किए हुए काम को दोबारा कैलकुलेट करके देख लें। री परफॉर्मेंस है, वो आपने कोई री परफॉर्म कर लिया, मैंने बताया कि एजिंग एनालिसिस खुद बना के देख लिया, रिकॉन्सिलेशन खुद बना के देख ली, पॉलिटिकल प्रोसीजर में आपने रेशोज वगैरह कंपेयर करके देख ली कि जी पिछले साल क्या रेशो थी, इस साल क्या रेशो है, तो ये अल्टीमेटली बेसिकली री परफॉर्मेंस कहलाएगा। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है डायरेक्शनल टेस्टिंग का, ये बेसिकली सब्सटेंटिव टेस्टिंग करते हुए हम इस कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं। डायरेक्शनल टेस्टिंग जो है ये बेसिकली एरर्स और ओमिशन को फाइंड आउट करने का एक तरीका है, यानी जब आप सब्सटेंटिव टेस्ट लगाते हैं तो इसकी आप हेल्प ले सकते हैं। डायरेक्शनल with substantive testing the auditor is normally interested in detecting two main types of misstatement,
क्या जी, एरर्स और ओमिशन, ठीक है। एरर्स विच मे रिजल्ट इन ईदर अंडर और ओवर स्टेटमेंट, एरर की वजह से क्या होता है, कोई चीज़ ओवर स्टेट हो सकती है, कोई चीज़ अंडर स्टेट हो सकती है। ओमिशन की वजह से हमेशा क्या होगा, अंडर स्टेटमेंट ही होगी। ओमिशन का मतलब होता है कि आपने एक बैलेंस लिया ही नहीं, ओमिट हो गया तो अंडर स्टेटमेंट ही होनी है ना, ठीक है। आपने क्रेडिटर एक लिया ही नहीं, ओमिट हो गया, अंडर स्टेटमेंट ही होनी है। आपने एक प्रोविजन पेबल की नहीं, ओमिशन हो गया तो अंडर स्टेटमेंट ही होनी है ना। लेकिन एरर के अंदर आपने किसी का बैलेंस ज़्यादा ले लिया तो इसका मतलब ओवर स्टेटमेंट होगी, किसी का बैलेंस कम ले लिया तो इसका मतलब अंडर स्टेटमेंट होगी, एंड सो ऑन। अंडर स्टेटमेंट इज मच मोर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट देन ओवर स्टेटमेंट। क्यों भला? इसलिए कि अंडर स्टेटमेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अंडर स्टेटमेंट को जब आप वेरीफाई करते हैं तो आप किसी ऐसी चीज को ढूंढ रहे हैं जो मौजूद नहीं है, ऐसे ही है ना। ओमिट कर दिया मैंने बैलेंस, वो कहता है अंडर स्टेटमेंट ओमिशन, अंडर स्टेटमेंट को जब ओमिशन हो तो इसका नतीजा अंडर स्टेटमेंट की शक्ल में सामने आता है। तो जब मैं किसी ओमिशन को ढूंढ रहा हूं तो दरअसल मैं किसी ऐसी चीज को ढूंढ रहा हूं जो वहां मौजूद ही नहीं है, ओमिट किया हुआ एक बैलेंस। मेरे पास यहाँ 10 बैलेंसेस की लिस्ट बनी हुई है ऐसे, इसका टोटल ये बनता है, एक बैलेंस मैंने लिया ही नहीं। अब मैं इन बैलेंसेस को 100 दफा भी वेरीफाई कर लूंगा, 100% भी वेरीफाई कर लूंगा तो ये सही रहने हैं। मसला तो ये एक बैलेंस यहाँ लिया ही नहीं हुआ, तो उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है, उसको ढूंढना नामुमकिन काम है। तो इसके लिए वो कहता है कि मुझे आउटसाइड दी रिकॉर्ड कोई एफर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पैरों में नहीं है ना, इसको पता है कि करो, मेरी बात सुनो, इसको ना भी वो आया हुआ है यहाँ, इसको अटैच करो, काफ़ी है, बहुत है ये। क्या करना है, इधर जाना है, काफ़ी है, उधर जाना है, काफ़ी है। आवाज़ आ रही, अभी भी नहीं आ रही, वो फिर हिल गए। हाँ जी ठीक है, इट्स ओके। अच्छा, मैं बता ये रहा था कि जब ऑडिटर सब्सटेंटिव टेस्टिंग करता है तो वो दरअसल दो चीज़ें ढूंढ रहा होता है, एक ओवर स्टेटमेंट और एक अंडर स्टेटमेंट। ओवर स्टेटमेंट एरर की वजह से होती है, आपने को गलत बैलेंस ले लिया, ज़्यादा ले लिया, गलत ले लिया, ठीक है। और अंडर स्टेटमेंट ओमिशन की वजह से होती है। अंडर स्टेटमेंट को ऑडिट करना मुश्किल काम है, अंडर स्टेटमेंट को ऑडिट करना मुश्किल काम है। क्यों भला? क्योंकि आप एक ऐसी चीज़ ढूंढ रहे हैं जो वहां है ही नहीं, ठीक है। उसके लिए आपको आउटसाइड दी रिकॉर्ड जो है वो देखना पड़ेगा। मसलन अगर हम कहते हैं जी क्रेडिटर्स जो हैं वो अंडर स्टेट किए हुए हैं, यानी ये क्रेडिटर लिया ही नहीं हुआ, सॉरी ओमिट किया हुआ है, ठीक है, तो अल्टीमेटली वो तो नहीं मौजूद होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली लिस्ट के अंदर जो आपको लेजर का बैलेंसेस दिए हुए हैं, पेबल कंट्रोल लेजर के। लिहाजा आपको आउटसाइड दी रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। क्या करें, 30 जून के बाद जो पेमेंट्स हुई हैं वो देख लें, मुमकिन है वहां से आपको पता चल जाए कि यार एक पेमेंट ऐसी की ऐसे पेएबल को जो मौजूद ही नहीं था 30 जून को, लिहाजा आपको पता चल जाएगा। लेकिन जो एरर होती है जिसकी वजह से ओवर स्टेटमेंट हो सकती है, अंडर और ओवर दोनों हो सकती हैं, लेकिन ओमिशन की वजह से सिर्फ अंडर स्टेटमेंट होगी कि आपको चीज लेना भूल जाएंगे तो अंडर स्टेटमेंट होगी। लेकिन एरर की वजह से आप किसी का बैलेंस गलत ले लेंगे, कम ले लेंगे, कम लेना अंडर स्टेटमेंट है लेकिन एरर है, ओमिशन नहीं है। किसी पार्टी का बैलेंस जो था वो 5,000 था, मैंने जब लिस्ट बनाई पेएबल्स की तो मैंने उसके अंदर उस बैलेंस को 500 ले लिया। ये क्या है? ये अंडर स्टेटमेंट है लेकिन बाय एरर है।
ठीक है। अगर आप इस 5,000 को लें ही ना तो ये क्या है, ये अंडरस्टेटमेंट है बाय ओमिशन, कि आप ओमिट कर गए। ठीक है, तो अगर आपने ओमिशन किया हुआ है तो फिर आपने आउटसाइड दी रिकॉर्ड हो के कोई चीज ढूंढनी है जिससे ये क्लू मिल जाए कि यार हो ये चीज तो इन्होंने ली नहीं हुई। और अगर एरर हुई हुई है तो फिर आप इन बैलेंसेस की इस 500 की प्रॉपर वेरिफिकेशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये 500 कम लिया हुआ है। ठीक है, विद इन द रिकॉर्ड आपको एविडेंसेस मिल जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद ये डायरेक्शनल टेस्टिंग का प्रिंसिपल आ गया, ये इंशाल्लाह ताला हम यहाँ कल से पढ़ेंगे। आज जितना मैंने पढ़ा दिया ये काफ़ी है, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। सिलेबस मेरे हाथ में है, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। कल इंशाल्लाह ताला इससे आगे चलेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जी आकिब शायद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक रिक्वेस्ट थी सर, वो फोन मैंने बाद में देखा इन्होंने नई मीटिंग आईडी सेंड की थी सर, लेक्चर काइंडली अपलोड हो जाएगा आज का? कर देते हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। ये लेक्चर कर दें।